हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीव विज्ञान में देखेंगे जैविक समुदाय का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज। अब चूंकि होता क्या है कि हमारे चारों ओर असंख्य बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार के, आप चाहे जीवाणु से ले लीजिए जिसको कि सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, उससे आप ब्लू व्हेल को ले लीजिए जो 30 मीटर, तो 30 मीटर बड़ा होता है, 30 मीटर इतना लंबा होता है, बड़ा होता है। तो इतना मतलब इतनी विविधता है, तो इसके लिए हमें क्या करने की आवश्यकता होती है? वर्गीकरण करने की आवश्यकता होती है। तो इसी कारण से वर्गीकरण जरूरी भी होता है, क्या आसानी से सरल तरीके से हम लोग सबों के बारे में अध्ययन कर सके, इसके लिए वर्गीकरण जरूरी होता है। तो सबसे पहले जो ये वर्गीकरण का नाम आता है, तो सबसे पहले जो फादर ऑफ बायोलॉजी थे वो अरस्तु, इन्हीं के नाम के साथ वर्गीकरण का नाम जोड़ता है। सबसे पहले तो इन्होंने ही जल, स्थल इत्यादि पर, जल, स्थल, वायु में रहने वाले इत्यादि पर इन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण किया। तो और इसी कारण से इन्हें बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। फिर लेकिन उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आते हैं वो कौन आते हैं? तो वो आते हैं कैरोलस लिनियस, ये आते हैं दूसरे नंबर पर। इन्होंने जो वर्गीकरण किया, कैरोलस लिनियस, इन्होंने जो वर्गीकरण किया, इन्होंने दो पार्ट में बांटा। समस्त जीवों को इन्होंने दो भाग में बांटा। कौन कौन भाग में? तो एक भाग था जंतु जगत और एक था पादप जगत। जंतु जगत और पादप जगत। तो जंतु जगत और पादप जगत में किसने बांटा था जीवधारियों को? तो कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस की एक पुस्तक भी है, काफी चर्चित पुस्तक है, तो सिस्टेमा नेचुरी, ये आप देख लेंगे, सिस्टेमा नेचुरी। ये पुस्तक है किसकी? कैरोलस लिनियस की। और कैरोलस लिनियस को जो है, इनको वर्गीकी का जनक कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे आप। वर्गीकी का जनक कहा जाता है किसे? कैरोलस लिनियस को। कैरोलस लिनियस ने कितने भागों में बांटा? जंतु जगत और पादप जगत में। लेकिन फिर आगे बढ़ा, लेकिन मुख्य रूप से जो वर्गीकरण माना जाता है तो वो किया किन्होंने, किनके वर्गीकरण को महत्व दिया जाता है? तो वो किया किन्होंने? तो आर व्हिटेकर ने जो वर्गीकरण किया, इन्होंने 5 भाग में जीवों को बांटा। 5 भाग में जीवों को बांटा। किसने? आर व्हिटेकर ने। अब इन्होंने जो बांटा वो कैसे कैसे बांटा? मोनेरा, प्रोटिस्टा। एक प्रश्न होता है कि किन्होंने 5 जगह वर्गीकरण दिया था, किस वैज्ञानिक ने 5 जगह वर्गीकरण दिया था? तो आंसर क्या होगा? आर व्हिटेकर ने। तो इन्होंने कैसे बांटा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एक एनिमेलिया। ये 5 जगत वर्गीकरण किसने किया? आर व्हिटेकर ने किया। सबसे पहले किसने किया था? किसके नाम के साथ जुड़ता है वर्गीकरण? तो जैविक समुदाय का जो वर्गीकरण जुड़ता है किनके नाम के साथ? अरस्तु के नाम के साथ। जल, स्थल, वायु, इसमें रहने वाले को उन्होंने अलग अलग बांट दिया, तो इसलिए उनको जनक भी कहा जाता है बायोलॉजी का। लेकिन उसके बाद से कैरोलस लिनियस का नाम आता है। कैरोलस लिनियस ने 2 भाग में समस्त जीवों को बांटा, जंतु जगत और पादप जगत में। और कैरोलस लिनियस की एक पुस्तक भी है, बहुत चर्चित पुस्तक है, सिस्टेमा नेचुरी। और वर्गीकी का जनक भी कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। द्विनाम पद्धति का जनक भी कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण वर्गीकरण जीवों का हुआ वो किसने किया? आर व्हिटेकर ने किया। और आर व्हिटेकर ने इसे 5 भागों में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। अब हम लोग देखेंगे कि मोनेरा के अंतर्गत कौन आते हैं, प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन आते हैं, फंजाई के अंतर्गत कौन आते हैं। उसके लिए आप यदि इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। देखते हैं हम लोग। तो मोनेरा, सबसे पहला जो वर्गीकरण में सबसे पहले नंबर पे मोनेरा को रखा गया था। मोनेरा के अंतर्गत कौन आते हैं? तो सबसे पहले इनमें जो आते हैं ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के समूह होते हैं। इनमें जो है, इनमें तो मोनेरा में
इनमें केंद्रक, पूर्ण केंद्रक, या इसको कह सकते हैं हम लोग विकसित केंद्रक, विकसित केंद्रक नहीं होता है और कोशिकांग भी विकसित नहीं होता है, कोशिकांग भी विकसित नहीं होता है। अब इसके साथ साथ ये क्या होते हैं, ये कुछ केस में तो ये स्वपोषी होते हैं और कुछ केस में ये क्या होते हैं, तो ये स्वपोषी तथा विषमपोषी। विषमपोषी मतलब आप इसे परपोषी कह सकते हैं, परपोषी दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के समूह होते हैं, इनमें केंद्रक नहीं होता है या विकसित केंद्रक नहीं होता है, बात वही हुआ। कोशिकांग भी विकसित नहीं होता है, इनमें जो कोशिकांग होते हैं वो भी विकसित नहीं होते हैं। इसके साथ साथ स्वपोषी तथा विषमपोषी दोनों होते हैं। अब इसके अंतर्गत आता क्या क्या है, तो हम ये देखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या आता है। तो इसके अंतर्गत आने वाले में से कौन है, जीवाणु हैं, नीलहरित शैवाल हैं, नीलहरित शैवाल हैं, साइनोबैक्टीरिया इत्यादि, ये सब आते हैं इसमें। ठीक है, ये मोनेरा। हम लोग प्रोटिस्टा के बारे में, तो ये जो प्रोटिस्टा है ये इसमें क्या होते हैं, तो इसमें एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं। यूकेरियोटिक जीव वैसे जीव को कहते हैं जिनमें विकसित केंद्रक होता है और जिनका कोशिकांग पूर्ण विकसित होता है। कौन आते हैं इसमें, तो एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं, यूकेरियोटिक जीव आते हैं। ठीक है, इस वर्ग के कुछ जीवों में चलने के लिए, गति के लिए, गमन के लिए क्या पाई जाती है, सीलिया या फ्लैजेला, सीलिया या फ्लैजेला जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं, सीलिया या फ्लैजेला जैसी रचनाएं पाई जाती हैं, किस चीज के लिए, तो गति के लिए या गमन के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इस वर्ग में प्रोटिस्टा के अंतर्गत स्वपोषी भी होते हैं, कुछ जंतु स्वपोषी होते हैं तथा परपोषी भी होते हैं, स्वपोषी तथा परपोषी भी होते हैं, मतलब स्वपोषी भी पाए जाते हैं और परपोषी भी पाए जाते हैं। क्लियर है। अब इसके अंतर्गत आते कौन कौन हैं, तो इसके अंतर्गत जो आते हैं वो कौन कौन आते हैं, तो आप देख सकते हैं पैरामीशियम, डाइटम, फिर आपका अमीबा इसी संघ के अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत, प्रोटिस्टा के अंतर्गत। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव पाए जाते हैं, सीलिया या फ्लैजेला जैसी संरचनाएं उनमें पाई जाती है इस प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले जीवों में। किस लिए, तो गति के लिए या गमन के लिए। स्वपोषी तथा परपोषी होते हैं इसके जंतु, और इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो पैरामीशियम, डाइटम, अमीबा, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं हम लोग फंजाई, कवक, इसी को फंगी भी कहते हैं। इनमें जो जीव पाए जाते हैं वो होते हैं परपोषी यूकेरियोटिक जीव होते हैं, परपोषी यूकेरियोटिक जीव पाए जाते हैं। और ये जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर आश्रित होते हैं। इस कारण से इन्हें क्या कहा जाता है, मृतजीवी कहा जाता है। क्लियर है, मृतजीवी किन्हें कहा जाता है,
तो फंजाई को कहा जाता है, कवक को कहा जाता है, मृतजीवी कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। इसी में इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, इनकी कोशिका भित्ति वो किसकी बनी होती है? काइटिन की। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन नामक जटिल शर्करे की। इनकी कोशिका भित्ति किनकी बनी होती है? काइटिन नामक जटिल शर्करे की। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे कि उदाहरण कौन कौन से इसमें आते हैं। तो इसमें कौन कौन आते हैं? यीस्ट आते हैं, मशरूम इसी में आता है, कवक में आता है। तो इस प्रकार से हम लोग कवक देख लिए। कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय जीव आते हैं। इनमें इस समूह में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन तैयार होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक होता है। क्लोरोफिल को पर्णहरित भी कहते हैं। तो क्लोरोफिल वाले सभी पौधे या जीव इस समूह के अंतर्गत आते हैं और सभी स्वपोषी होते हैं। अब हम लोग लास्ट देखेंगे एक जगत एनिमेलिया। ये आर्बिटेकर के द्वारा जो बांटा गया था 5 जगत, उसमें से सबसे अंतिम जगत ये है। तो इसमें जो जीव पाए जाते हैं वो कौन पाए जाते हैं? तो कोशिका भित्ति जिनमें नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति रहित जीव पाए जाते हैं। जंतु पाए जाते हैं। यह समूह कोशिका भित्ति रहित जीव, यह समूह जो है वो कोशिका भित्ति रहित जंतु का समूह है। ठीक है? ये सभी जो हैं, ये सभी जंतु, इस वर्ग के सभी जंतु परपोषी होते हैं। परपोषी को ही विषमपोषी भी कहा जाता है। परपोषी होते हैं। क्लियर है? तो एनिमेलिया जगत में अंतर्गत कोशिका भित्ति नहीं पाए जाते हैं। जितने भी जंतु हैं सभी एनिमेलिया जगत में ही आते हैं और ये सभी परपोषी होते हैं। स्वपोषी सिर्फ वो होते हैं जिनमें कि क्लोरोफिल पाया जाता है, वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो वो हरे पौधे सिर्फ होते हैं स्वपोषी, बाकी तो सभी परपोषी ही होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जीवधारियों का वर्गीकरण जो हम लोग देख रहे थे, इस प्रकार का वर्गीकरण हुआ। अब यदि आपको यह वीडियो पसंद है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल पे और भी बायोलॉजी के वीडियो पड़े हुए हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। और बस इतना ही। धन्यवाद। आगे के